बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे होनहार शागिर्द, माय स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? आज जो टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाना है इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अपना ही एक अलग मकाम हासिल है। टॉपिक का नाम है लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये टॉपिक तुमने इससे पहले किताब में देखा है तो यकीनन इस टॉपिक को देखकर एक दफ़ा तो बंदा खौफजदा होता है कि आखिर इस टॉपिक का मकसद क्या है, इससे हमने हासिल क्या करना है, क्यों है ये हमारी बुक में, क्यों इतनी लंबी डेरिवेशंस हमें करनी पड़ती हैं। तो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन पर जाने से पहले बहुत ज़रूरी है समझना कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे तुम स्क्रीन पर डेफिनेशन देख रहे हो, कि a set of equations in classical physics that relate the space and time coordinates of two systems moving at constant velocity। टू सिस्टम्स पे आ जाओ। टू सिस्टम्स पे आके देखो, फर्ज करो कि तुम एक रोड पर बाइक चला रहे हो। अब तुम्हें बाइक पर बैठे हुए दुनिया कैसी नजर आ रही है और दुनिया को तुम कैसे नजर आ रहे हो, इस चीज को तुम जिन इक्वेशंस की मदद से डील करोगे उसको बोलेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तुम ट्रेन की फ्रंट सीट पर बैठ गए हो। फ्रंट सीट पर बैठकर ट्रेन में सफर करते हुए तुम्हें दुनिया कैसी नजर आ रही है और दुनिया को तुम कैसे नजर आ रहे हो, इस सारे प्रोसेस को जिन इक्वेशंस की मदद से तुम डील करोगे उसे बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तुम ट्रेन की साइड सीट पर बैठ गए हो और खिड़की से बाहर तुम्हें दुनिया कैसी नजर आ रही है और दुनिया को तुम कैसे नजर आ रहे हो, या तुम मोशन को कैसे परसीव कर रहे हो और दुनिया तुम्हारे मोशन को कैसे परसीव कर रही है, इस प्रोसेस को जिन इक्वेशंस के जरिए डील किया जाएगा उसको बोला जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बुनियादी तौर पर दो इनर्शियल फ्रेम्स को डील करती है। इनर्शियल फ्रेम्स में इस पूरे रिलेटिविटी के प्रोसेस में बता चुका हूं कि ऐसा फ्रेम जिसकी एक्सेलरेशन जीरो हो तो वो अपने बारे में यही कंफर्म करेगा कि आई एम एट रेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज मूविंग। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जगह लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पेश आई? लेकिन फिर आइंस्टाइन ने आके हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी चेंज कर दिया। उसने कहा कि चीजें जब नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करती हैं तो टाइम डायलेट होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, मास इंक्रीज करता है। तो बच्चों, जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिविस्टिक स्पीड पे ट्रेवल करेगा और हो भी वो इनर्शियल, रिलेटिविस्टिक स्पीड उसकी कांस्टेंट हो, फ्रेम वो इनर्शियल हो, तो उसको ये दुनिया कैसी नजर आएगी या दुनिया को वो कैसे नजर आएगा, इस चीज को डील करने का नाम है लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। चलो अब मैं तुम्हें एक और बड़ी मजे की एग्जांपल से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन समझाता हूं। फर्ज कर लो सामने स्क्रीन पर एक स्पेसशिप और एक एस्ट्रोनॉट है, और मान लो कि तुम वो एस्ट्रोनॉट हो। तो तुम भी एक इनर्शियल ऑब्जर्वर हो और स्पेसशिप भी एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त हम तुम्हारी आंखों से इस कायनात को देख रहे हैं। तो तुम्हारी आंखें क्या देख रही हैं? तुम एक इनर्शियल ऑब्जर्वर हो तो तुम्हें लग रहा है कि तुम रेस्ट पर हो, और जो स्पेसशिप है वो मूव करती हुई तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरेगी। अब एक लम्हे के लिए देखो कि तुम एक इनर्शियल ऑब्जर्वर बन गए, एस्ट्रोनॉट बन गए। सो तुम्हारे सामने से ये स्पेसशिप इस तरीके से ट्रेवल करती हुई जा रही है, गुजर रही है, और तुम्हारी फीलिंग्स क्या है कि तुम इस स्पेसशिप को अपनी आंखों को गोल मटोल करके जाता हुआ देख रहे हो, और इसी फीलिंग के साथ कि तुम रेस्ट पर हो और स्पेसशिप जो है वो मूव कर रही है। सो तुम एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो और स्पेसशिप एक मूविंग ऑब्जर्वर है। तुम्हारी नजर से देखा जाने वाला इवेंट अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा तो स्पेसशिप में बैठकर देखा जाने वाला जो इवेंट है उसको इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देंगे। और इसको तुम उल्टा भी सकते हो। स्पेसशिप में बैठकर देखकर अगर तुम कहो कि वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर जो एस्ट्रोनॉट है उसकी नज़र में आने वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। यानी दोनों में उलट पलट कर दो। स्पेसशिप की नज़र से दुनिया को देखने लग जाओ तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और
एस्ट्रोनॉट की नज़र से दुनिया को देखने लग जाओ तो ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम इस एस्ट्रोनॉट और स्पेसशिप का एक ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं कि तुम जो रेस्ट ऑब्जर्वर हो, वक्त के साथ साथ, ये देखो ये एक टाइम लाइन है और ये स्पेस लाइन है, तो तुम्हारी पोजीशन वक्त के साथ साथ वही है क्योंकि तुम एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो। और स्टेशनरी ऑब्जर्वर होते हुए तुमने देखा कि जो स्पेसशिप है वो स्पेस में ट्रेवल करते हुए वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रही। सो तुम्हारी ये टाइम लाइन है कि वक्त गुजर रहा है और तुम रेस्ट पर हो, और स्पेसशिप में क्या है कि वक्त गुजर रहा है तो स्पेसशिप स्पेस में भी आगे की तरफ बढ़ रही है। और अगर ऐसा हो कि स्पेसशिप की स्पीड थोड़ी तेज हो जाए, तो लेट्स से ये स्पेसशिप बहुत तेजी से तुम्हारे सामने से कांस्टेंट स्पीड के साथ गुजरी है, तो अब क्या होगा? अब उसी ग्राफ को दोबारा देखते हैं। तुम टाइम के साथ साथ अभी भी अपनी कांस्टेंट पोजीशन पर हो, लेकिन स्पेसशिप ने अब कम टाइम में, या कह लो कि उसी टाइम में ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पेस कवर की। तो इस प्रोसेस को, जहां तुम मेन रेफरेंस हो, तुम समझ रहे हो कि तुम रेस्ट पर हो एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज मूविंग, तो ये तुम्हारा वर्ल्ड ग्राफ कह लो, या वर्ल्ड लाइन ग्राफ इसको कह लो, या तुम्हारा स्पेस टाइम ग्राफ इसको कह लो। लेकिन बात अभी बाकी है। बाकी ऐसे है कि अभी तो तुमने अपने आप को इनर्शियल ऑब्जर्वर माना और देखा कि स्पेसशिप मूव कर रही। अब फर्ज करो कि तुम उस स्पेसशिप में बैठे हुए हो, यहां से तुम मुंह निकाल के बैठे हुए हो और तुम समझ रहे हो कि मैं तो इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं, तो मैं रेस्ट पर हूं। अगर तुम रेस्ट पर हो तो फिर मूवमेंट कौन कर रहा है? यस, यू आर राइट, तुम रेस्ट पर हो। तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है बीइंग एट रेस्ट? कि जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अब मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर दिया। सो अब स्पेसशिप में बैठकर ऑब्जर्व करने को हम कहेंगे लेट्स से इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब देखो अब ग्राफ कैसा बनेगा। अब ग्राफ ऐसा बनेगा कि तुम स्पेसशिप में बैठे हुए ये समझ रहे हो कि तुम रेस्ट पर हो, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम एक ही स्पेस पॉइंट पर हो। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट है इट इज गोइंग बैकवर्ड इन स्पेस बट फॉरवर्ड इन टाइम। याद रखना, टाइम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। टाइम की एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में टाइम फ्लो करता है। तो टाइम के साथ साथ दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट जब तुम स्टैटिक ऑब्जर्वर थे तो स्पेसशिप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। जब स्पेसशिप एक स्टैटिक ऑब्जर्वर है तो तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। सो तुम दोनों के आपस में फ्रेम एक्सचेंज के प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। तुम्हारी नजर से दुनिया देखी जाए तो वन ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसशिप की नजर से दुनिया देखी जाए तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसी चीज को जब हम रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर ले जाते हैं, यानी वो स्पीड्स जो हों तो इनर्शियल, हों तो कांस्टेंट, लेकिन अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट हों, तो तब हमें ये दुनिया, तब हमें ये कायनात कैसी नजर आती है। इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्लासिकल स्पीड्स पर, नॉर्मल स्पीड्स पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स पर हम क्या अप्लाई करते हैं? लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो अपग्रेडेशन होती है बच्चों, वो ये होती है कि उसमें हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फैक्टर भी अप्लाई करना पड़ता है और टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना पड़ता है, फिर नई इक्वेशंस बनती हैं। वो जब इक्वेशंस पे जाएंगे मैं आपको क्लियर करूंगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, और टाइम डायलेशन की थ्योरी अप्लाई करके हम कैसे फाइनल इक्वेशंस जो हैं वो डिराइव करते हैं। अब समझ लो कि हमने लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव करनी है। चलो अब बेसिस डेवलप करते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव। तो फर्स्ट कर लो, यहां हमारे पास एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है या स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस पर मुश्तमिल है। बेसिकली यहाँ पर दो फ्रेम्स हैं और दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हैं। अभी थोड़ी देर बाद एनिमेशन प्ले होगी तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा था। तो फर्स्ट कर लो, दो फ्रेम्स हैं, एक रेस्ट पर होगा और एक मोशन में होगा। दोनों के ओरिजिन्स एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहे हैं और ये फ्रेम सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, जी और वाई डायरेक्शन में इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो फर्ज करो जब ये दोनों के ओरिजिन्स आपस में कंसाइड कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जैसे ही
एक फ्रेम मूव करना शुरू करता है, साथ ही बल्ब एक फ्लैश इमिट करता है। अब वो फ्लैश टाइम में जहां तक पहुंचेगा ट्रेवल करते हुए, उसको मूविंग ऑब्जर्वर कैसे ऑब्जर्व करेगा, या जो रेस्ट ऑब्जर्वर है वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत ऑब्जर्व करेगा, उसी को डील करने का नाम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहले एनिमेशन देख लो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि हमने करना क्या है। तो ये हमारे पास एनिमेशन प्ले हुई, लाइट का फ्लैश ऑब्वियसली बहुत हाई स्पीड पे निकलेगा, लाइट ट्रेवल करते हुए स्पेस में आगे बढ़ रही है अपनी स्पीड के साथ, और जो एक फ्रेम है वो मूविंग है और एक फ्रेम जो है वो रेस्ट पर है। अब इस फ्लैश ऑफ लाइट को इस मूविंग फ्रेम ने किन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए ऑब्जर्व किया और इस रेस्ट ऑब्जर्वर ने किन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए ऑब्जर्व किया, इनको हम देखेंगे मैथमेटिकली, और उससे आगे हम डेरिवेशन के प्रोसेस में चले जाएंगे, विच इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट वी विल मेक इट इजियर प्रोसेस। ओके, लेट्स मूव। चलो आओ बच्चों, अब हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेशन पे आते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने एनिमेशन देखी उसमें तुमने देखा कि एक रेस्ट फ्रेम है हमारे पास और एक मूविंग फ्रेम है। दोनों ने अपने अपने कोऑर्डिनेट्स में रहते हुए एक फ्लैश ऑफ लाइट P को ऑब्जर्व किया है। इस P फ्लैश लाइट का डिस्टेंस स्टैटिक फ्रेम से x है और मूविंग फ्रेम यानी S डैश से इसका डिस्टेंस x डैश है। अच्छा, हुआ ये है कि जब इस पॉइंट P या फ्लैश लाइट को ऑब्जर्व किया तो तब तक जो मूविंग फ्रेम है वो vt डिस्टेंस भी स्पेस में ट्रेवल कर चुका था। सो अब देखो, क्या मैं इस x डिस्टेंस को x डैश प्लस vt लिख सकता हूं? तो ये मेरे पास आ जाएंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक दोनों फ्रेम्स का जो टाइम है वो एक जैसा चल रहा है। सो टाइम में कोई डायलेशन का फैक्टर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं है। दोनों फ्रेम्स का टाइम इक्वल चल रहा है और ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसको हम बोलते हैं सिंपली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चेंजेस आती हैं? लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में ये चेंजेस आती हैं कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में लॉरेंट्ज का मानना ये था कि जो मूविंग फ्रेम है एक्स डैश, वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ का शिकार हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ को हमने डिनोट कैसे करना है? तो फर्ज करो यहाँ पे एक फंक्शन है गैमा, एक वैल्यू है गैमा, एक मैथमेटिकल फंक्शन है गैमा, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब लेंथ को अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो हमें एक्स डैश को गैमा पे डिवाइड कर देना है और यहां पर हम लिखेंगे प्लस वी टी। तो यहां से जरा हम एक्स डैश की इक्वेशन बनाए तो ये बनेगी एक्स माइनस वी टी पहले कर दो और फिर एक्स डैश बाय गैमा बचेगा। तो एक्स डैश जो है हमारे पास ये गैमा टाइम्स एक्स माइनस वी टी के बराबर आ जाएगा। यानी देखो कि ऊपर अगर हम यहां पे इक्वेशन बनाते हैं एक्स डैश की तो वो सिंपल एक्स माइनस वी टी बनेगी, ठीक है। लेकिन लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का आइडिया अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे एक फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं गैमा, और स्टार्टिंग में लॉरेंट्ज ने भी टाइम को नॉर्मल ही कंसीडर किया कि दोनों फ्रेम्स का जो क्लॉक है वो सेम चलेगा, कोई डायलेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ये तो फाइनल लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में जब आइंस्टाइन ने थ्योरी दी कि टाइम डायलेट होता है तो इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करके यूं लिखा गया कि मैं एक्स डैश की इक्वेशन तो वैसे ही लिख रहा हूं गैमा टाइम्स एक्स माइनस वी टी, लेकिन अब टाइम को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। जो मूविंग फ्रेम है, आइंस्टाइन के मुताबिक मूविंग फ्रेम का जो टाइम है वो रेस्ट फ्रेम के टाइम से गैमा टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। एक ये फैक्टर आ जाएगा और एक दूसरा फैक्टर मैंने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में भी बताया था कि जो मूविंग फ्रेम अगर एक स्पेसशिप है तो स्पेसशिप के दोनों एंड्स पर जो टाइम क्लॉक्स हैं वो सेम नहीं होंगे। सो इन दोनों क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम एक सिंक्रोनाइजेशन फैक्टर यहां पर ले आते हैं AX, ठीक है। तो ये हमारे पास मूविंग फ्रेम के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं और ये हमारे पास मूविंग फ्रेम के टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं, और करना आगे क्या है
करना आगे ये है, जहन में बात रखना, अब आपको आगे डेरिवेशन में गैमा की और इस ए की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, आओ देखते हैं। तो देखो, हमने इक्वेशंस, एक्स डैश की इक्वेशन लिख ली, गैमा टाइम्स एक्स माइनस वी टी। टी डैश की इक्वेशन लिख ली, गैमा टी माइनस ए एक्स। ठीक है, अब उससे अगली बात बच्चों ये है कि रेस्ट फ्रेम से जो पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस है, लेट से वो आर है। ठीक है, तो लाइट ने जो फासला और इस रेस्ट फ्रेम के रिलेटिवली कवर किया है, वो जैसे एस इज इक्वल टू वी टी होता है ना, यहाँ पे आर इज इक्वल टू सी टी हो जाएगा, और आर स्क्वेयर आप सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर फाइंड कर सकते हो। अब आर स्क्वेयर, आर तो हमारे पास एक नॉर्मल डिस्टेंस है, लेकिन आर में क्या आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा और जी भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर आ जाएगा। आर इज इक्वल टू सी टी, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, और आर की जगह पे आप ये वैल्यूज पुट कर दोगे। उसके बाद जो मूविंग फ्रेम है एस डैश, उससे पॉइंट पी का जो फासला है वो आर डैश है। इसको हम यहां पर हाईलाइट कर देते हैं, आर डैश, ये वाला डिस्टेंस, और आर डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर टी डैश स्क्वेयर हो जाएगा। अब आर स्क्वेयर डैश की जगह पर आ जाएगा एक्स डैश स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर प्लस जी डैश स्क्वेयर। यहां तक तो हो गई हमारे पास मजीद फर्दर कुछ इक्वेशंस। अब आगे एक बात ध्यान में रखना कि ये जो फ्रेम है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया। सो जो भी चेंजेस हमने पुट करनी है ना, वो एक्स एक्सिस में करेंगे। हम वाई स्टैटिक को वाई मूविंग के इक्वल लेंगे और जी स्टैटिक को जी मूविंग के इक्वल लेंगे, क्योंकि देर इज नो मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस, देर इज नो मूवमेंट अलोंग जेड एक्सिस। यहां तक बात को सीखने और समझने के बाद अब आगे क्या करना है वो मैं पहले बता दूं। यहां पर हमारे पास x डैश की जो वैल्यू है वो हम यहां पर x डैश की जगह पुट कर देंगे। यहां हमारे पास जो t डैश की वैल्यू है उसको हम यहां पर t डैश की वैल्यू में पुट कर देंगे। ठीक है, y डैश की जगह पर y पुट करेंगे, z डैश की जगह पर z पुट करेंगे, और फिर आगे जो इक्वेशन बनेगी उसको हम कैसे मैथमेटिकली लेकर चलते हैं उसको देखते जाना। यहां पर जो r डैश है वो विद रिस्पेक्ट टू कौन सा ऑब्जर्वर है, मूविंग ऑब्जर्वर। ठीक है, फिर सुनते जाना। सिंपल s स्टैटिक ऑब्जर्वर के लिए है और s डैश जो है वो मूविंग ऑब्जर्वर के लिए है। अब जो मैंने बात बताई उसको आगे लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मोटिवेशन में दे दूं कि ये वो तमाम इक्वेशंस हैं जो हम इस टॉपिक में डिराइव करने जाएंगे। ये इक्वेशंस, ये ऊपर वाली तीनों इक्वेशंस जो हम पोजीशन, टाइम और वेलोसिटी के लिए डिराइव करेंगे, अगर इनको कह दिया जाए लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, तो हम स्टैटिक फ्रेम में पोजीशन, टाइम और स्पीड को जब मेजर करेंगे उसको हम कहेंगे इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, तो ये इक्वेशंस का चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, यही मेन इक्वेशंस हैं जो आगे डिराइव भी होने जा रही हैं। डेरिवेशन करनी कैसे है, डेरिवेशन बहुत सिंपल है। ये कंसिडरेशन मैंने पहले से लिख दी। ठीक है, कि y डैश की जगह पे z डैश की जगह पे x डैश की जगह पे ये फैक्टर पुट करना है और t डैश की जगह पर ये फैक्टर पुट करना है। तो हमारे पास पहले तो इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो एक्स डैश वाली इक्वेशन है, एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर प्लस जी डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर टी डैश स्क्वेयर, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। उसके बाद एक्स डैश की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी, इसका स्क्वेयर, फिर वाई स्क्वेयर जो वाई डैश की जगह पुट किया, फिर जी स्क्वेयर जो जी डैश की जगह पुट किया, उसके बाद दूसरी तरफ सी स्क्वेयर, और अब टी की जगह के पे क्या पुट करना है, गैमा टी माइनस ए एक्स और इसका भी स्क्वायर।
तो यू मे कम टू नो कि हमने इसको x डैश की जगह पुट किया और इसको t डैश की जगह पुट कर दिया, y डैश की जगह y, z डैश की जगह z लिख दिया। अब इक्वेशन को जस्ट सिंप्लीफाई करते जाना है, तो स्क्वायर्स ओपन कर दो। तो स्क्वायर ओपन करते हो हम लिखेंगे जी गैमा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फर्स्ट स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, प्लस जी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिखने के बाद ये वाला स्क्वायर भी ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर ओपन करने के बाद इस गैमा को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर लो और इधर सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, गैमा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2xvt गैमा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इक्वल्स टू, अब सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, गैमा स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 गैमा टी ए एक्स एंड देन सी स्क्वायर्ड। यहां से अब ऑनवर्ड एक बात पे ध्यान दो, जिन फैक्टर्स में एक्स इन्वॉल्व है उनको एक साथ इकट्ठा करो, जिन फैक्टर्स में टाइम इन्वॉल्व है, जैसे टाइम स्क्वायर यहां पर भी है, टाइम स्क्वायर यहां पर भी है, इन टाइम स्क्वायर्स को इकट्ठा कर लेना। और फिर जो थर्ड नंबर पर ये जो लंबे लंबे से फैक्टर्स हैं इनको हमें इकट्ठा करना है। अब कलर्स के मुताबिक देखना, गैमा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहां से ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म में उधर लाके माइनस कर दूंगा, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद इसको ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वैसे लिखने के बाद ये वाली टर्म लिखो, माइनस 2xvt गैमा स्क्वायर, और ये वाली टर्म माइनस है इसे इधर लाके प्लस कर लो, 2 गैमा टी ए एक्स सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इधर ये टाइम वाली टर्म बची थी, गैमा स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस टाइम वाली टर्म को इधर लाके माइनस कर लो, गैमा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कॉमन निकाल लो एक्स स्क्वायर को, तो पीछे बचेगा गैमा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, अब माइनस, देखो 2 दोनों में है कॉमन आ जाएगा, x दोनों में है कॉमन आ जाएगा, v एक में है कॉमन नहीं आएगा, t दोनों में है कॉमन आ जाएगा, गैमा भी दोनों में है, एक यहां से गैमा कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट्स में क्या बचेगा, v गैमा प्लस, बल्कि माइनस आ जाएगा क्योंकि एक माइनस हमने कॉमन ले लिया है, और t तो कॉमन आ चुका है यहां से, और यहां पर हमारे पास बचेगा ए सी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी तरफ देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो गैमा स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है और टी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो अब सारी कहानी पहली इक्वेशन के साथ जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो गैमा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर है। हम इन दोनों कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। पहली इक्वेशन में देखो कि हमारे पास टाइम स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट सी स्क्वायर है, और इस इक्वेशन में देखो टाइम स्क्वायर के साथ ये सारे का सारा कोफिशिएंट है, तो हम इस सी स्क्वायर के साथ लाकर इस फैक्टर को आपस में कंपेयर करेंगे। इन कंपैरिजंस के बाद हमें एक वैल्यू मिल जाएगी गैमा की और एक वैल्यू मिल जाएगी हमें ए की। तो अब आओ करते हैं इनका कंपैरिजन। तो देखो अब मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को, पहली और तीसरी इक्वेशन को इकट्ठा लिख के मैंने कहा था इनके कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जो 1 है वो कंपेयर हो रहा है गैमा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर से,
इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लो। और यहाँ पर देखो सी स्क्वायर से ये सारा फैक्टर कंपेयर हो रहा है, तो हम लिखते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू गैमा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 में से ना अब मैं फाइंड करूंगा गैमा स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो गैमा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। उसके बाद में गैमा स्क्वायर को सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें से सी स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखो गैमा की वैल्यू बस करीब ही है मिलने को, 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जहाँ से ऑनवर्ड अगर इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो गैमा फैक्टर जो है वो आ जाएगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसे लॉरेंस फैक्टर भी बोलते हैं और इसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी है। मैं फिर रिकॉल करवा देता हूँ, टाइम डायलेशन में यही फैक्टर टाइम से मल्टीप्लाई होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में यही फैक्टर लेंथ को डिवाइड करता है, और मास वेरिएशन में यही फैक्टर जो है अगेन मास से मल्टीप्लाई होता है। यानी टाइम को डायलेट करके उसकी वैल्यू इंक्रीज करता है, लेंथ को डिवाइड करके उसकी वैल्यू को डिक्रीज करता है, मास को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब गैमा की यही वैल्यू यूज करते हुए हम इक्वेशन 4 में आ जाते हैं। हम लिखते हैं कि 1 इज इक्वल टू गैमा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ए की, तो मैं उसके मुताबिक इक्वेशन को लेकर चलूंगा। मैं यहां पर लिखूंगा कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू गैमा स्क्वायर माइनस 1। ये फैक्टर उधर जाके प्लस होगा तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू गैमा स्क्वायर। अच्छा, गैमा स्क्वायर की ना यहां पर जो वैल्यू यूज करना वो ये वाली वैल्यू यूज कर लेना, क्योंकि आगे से फिर दोबारा उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 1, इसी को आगे लेकर चलते जाओ। ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, और एलसीएम आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एंड नाउ वी हैव ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास सी स्क्वायर से देखो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब यहां पे सी स्क्वायर को भी ठिकाने लगा लेते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये ए की डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी है, इसे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे से सी स्क्वायर कॉमन निकालो, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी पावर 4। ये सी ऊपर जाके इसे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। लो जी, अब ए की वैल्यू भी आने लगी है, ए का अंडर रूट ले लो, तो ए इज इक्वल टू ये बन जाएगा वी बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो दोबारा से डेरिवेशन देख लेना, मैं रिपीट करके टाइम मजीद लॉन्गर नहीं करता। तो एक चीज हमें फाइंड करनी थी गैमा, गैमा की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, और एक हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी जो सिंक्रोनाइजेशन फैक्टर में हमने उसको इस्तेमाल करना था। तो ये हमारे पास गैमा और ए फाइंड हो गए। अब हम इन दोनों की वैल्यूज को अपनी ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करते हैं। ओरिजिनल इक्वेशंस हमारी क्या थी? ओरिजिनल इक्वेशंस हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू थी गैमा टाइम्स एक्स माइनस वी टी, और हमारे पास टाइम की वैल्यू थी गैमा टी माइनस ए एक्स। अब एक्स डैश में गैमा की वैल्यू पुट करनी है तो एक्स माइनस वी टी लिखो, और गैमा की वैल्यू तो 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है। तो ये हमारे पास पोजीशन
कोऑर्डिनेट्स आ गए किस फ्रेम में? मूविंग फ्रेम में। ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इन मूविंग फ्रेम। अब जो टाइम ऑब्जर्व्ड इन मूविंग फ्रेम है उसके लिए मैं पहले लिखूंगा टी डैश। गैमा टी का मतलब है टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर माइनस ए एक्स का मतलब है कि पहले तो ए की वैल्यू, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर देता हूं, ये ए की वैल्यू है, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, वी और ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो मेरे पास अब देखो ये दोनों वैल्यूज में टी डैश की इक्वेशन क्या बन गई है, एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और ऊपर बन जाएगा टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। तो अब मैं जिन इक्वेशंस को बॉक्स में बंद कर रहा हूं बच्चा पार्टी, इन इक्वेशंस को बोलते हैं लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। यानी एक्स डैश की और टी डैश की इक्वेशन बनाई तो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लिसन केयरफुली, अगर मैं एक्स की और टी की इसी तरह की इक्वेशंस बनाऊंगा तो उसे बोलेंगे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यहां तक मैंने जो काम किया मैं उसकी समरी बता देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 यानी एक्स स्क्वेयर वाली इक्वेशंस को हमने क्या किया कि एक्स स्क्वेयर एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर प्लस जी डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर टी डैश स्क्वेयर में एक्स की वैल्यू पुट की और टी डैश की वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद हमने क्या किया, कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर किया। कंपैरिजन करने के बाद हमने गैमा की और ए की वैल्यू निकाल ली और उस गैमा और ए की वैल्यू को हमने एक्स डैश और टी डैश की इक्वेशन में पुट करके जो इक्वेशंस बनाई वो ये इक्वेशंस हैं। मैं इन इक्वेशंस को अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं। इनको बोलते हैं लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जो बता रही है कि जो मूविंग फ्रेम है उसमें एक्स डैश कैसे ऑब्जर्व होगा, और ये इक्वेशन बता रही है कि मूविंग फ्रेम में जो टाइम है वो कैसे ऑब्जर्व होगा। इसको बोलते हैं लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। और अब इस लेक्चर का अगला हिस्सा होगा कि हम x और t की इक्वेशन बनाएंगे और उसकी हेडिंग होगी इनवर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद देखो कि हमने x डैश और t डैश की जो इक्वेशंस डिराइव की, लेट्स से हम उनको इक्वेशन नंबर 6 और 7 का नाम दे लेते हैं। और इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को हम इन द फॉर्म ऑफ डेल और इन द फॉर्म ऑफ डी डेरिवेटिव मजीद फर्दर सिंपली लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डेल्टा टी डैश, डेल्टा टी और वी डेल्टा एक्स, यानी पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट्स पे ही तुमने ये चेंज का फैक्टर जो है वो अप्लाई करना है। इसी तरह डेरिवेटिव फॉर्म में डी टी और डी एक्स, यहाँ पर देखो डेल एक्स डेल टी, डी एक्स और डी टी, यानी ये दो चीजें लिखी हैं कि आप इसको डेल और डी दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा इनवर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हम कहेंगे वो ऑब्जर्वेशन जो स्टेशनरी फ्रेम ऑब्जर्व करेगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पहले तो इक्वेशन नंबर 6 और 7 दोबारा लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 6 क्या है कि हमारे पास एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और हमारे पास टी डैश की इक्वेशन क्या है, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 में से क्या करना है, इक्वेशन 7 को पहले चूज करना और उसमें से t की वैल्यू क्रिएट कर दो। जैसे मैं यहां पर इक्वेशन 7 को पिक कर रहा हूं और इसमें से t की वैल्यू क्रिएट करता हूं, तो t डैश के साथ में इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। दूसरी तरफ बचेगा t माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। अब इस t को मैंने अलग करना है, तो मैं t डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वी एक्स बाय सी स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ t की इक्वेशन बच जाएगी।
और t की ये जो इक्वेशन मेरे पास बचेगी, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 8 का, और मैं दोबारा फ्रेम को नॉर्मल साइज में लाकर यहाँ पे करूँगा कि मैं पुट करने लगा हूँ इक्वेशन 8 को इन इक्वेशन 6, यानी मैं इस टाइम की जगह पर ये वाले टाइम की वैल्यू को रिप्लेस करने लगा हूं। सो जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स। यहां से कलर चूज करते हैं। अब x डैश इज इक्वल टू x माइनस v, और t की जगह पर अब मैं क्या लिखूंगा, t डैश 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर प्लस वी एक्स बाय सी स्क्वेयर, और ये पूरा फैक्टर डिवाइड हो जाएगा किससे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर के साथ। ठीक है। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x डैश इज इक्वल टू x माइनस, अब v को अंदर मल्टीप्लाई, ये सारा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वी टी डैश इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर एक्स बाय सी स्क्वेयर, और ये फिर से पूरा फैक्टर डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर के साथ। ठीक है। अब क्या करो, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग अलग डिवाइड कर लो। x डैश इज इक्वल टू x ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, फिर माइनस वी टी डैश बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहां पर जो अंडर रूट वाले फैक्टर्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि इस माइनस टर्म को दूसरी तरफ ले जाकर प्लस कर देना, x डैश प्लस वी टी डैश इज इक्वल टू x माइनस वी स्क्वेयर एक्स बाय सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, देखो x डैश प्लस वी टी डैश, अब ऐसा करते हैं कि इस तरफ से x को कॉमन लें तो 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर बचेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। तो अब देखो x डैश प्लस वी टी डैश इज इक्वल टू x। अच्छा, इसको मैं दो दफा अंडर रूट में लिख सकता हूँ, 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। उससे क्या फायदा होगा, एक अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये वाला फैक्टर अब आगे क्या बचेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी डैश, और x की इक्वेशन फाइनली बड़े सब्र तहम्मुल के बाद हमारे पास बन गई x डैश प्लस वी टी डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। तो ये तो इक्वेशन बन गई x की, लेकिन पहले मैं इस इक्वेशन का डर खत्म कर दूं जरा तुम्हारा। इससे पहले वाली इक्वेशन क्या थी, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। तो इतनी लंबी डेरिवेशन के बाद चेंजिंग क्या आई, गौर से देखना, x डैश इधर चला गया और माइनस प्लस में चेंज हो गया। ये मेन चेंज आई है जो हमें ये शो कर रही है कि अगर हम स्टेशनरी फ्रेम में चले जाएं तो फिर इसका मतलब है कि वेलोसिटी दूसरे फ्रेम की नेगेटिव है। बस इतना सा फर्क पड़ा है, और यही मैं तुम्हें बता रहा था शुरू में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कि तुम अगर ये समझ लो कि तुम रेस्ट पर हो और दूसरी चीज मूव कर रही है, और दूसरी चीज अगर ये समझ ले कि वो रेस्ट पर और तुम मूव कर रहे हो, तो दोनों में वेलोसिटीज की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ x की वैल्यू आई है। वो पीछे टाइम को जो लावारिस छोड़कर हम आए हुए हैं उसको भी तो हमने पार लगाना है ना। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को, और इक्वेशन 9 को ले जाकर अब वापस 8 में पुट करेंगे तो किसकी इक्वेशन बन जाएगी, टाइम की। तो पहले जरा दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं,
ताकि एक ही फ्रेम में इक्वेशंस नज़र आ जाएं। तो ये हमारे पास x इक्वेशन है, x डैश प्लस वी टी डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और दूसरी तरफ टाइम की इक्वेशन है t डैश 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वी एक्स बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, इसको इक्वेशन नंबर 8 में पुट करते हैं। तो लेट्स जूम इन। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 को 8 में पुट करेंगे तो टाइम इक्वेशन इज टी डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वी बाय सी स्क्वायर, और x की जगह पे लिखोगे x डैश प्लस वी टी डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा भाई, काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास टी डैश चल रहा है उसमें तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, और बाकी ऊपर वाला फैक्टर वैसे ही आ जाएगा वी बाय सी स्क्वायर, और एक्स डैश प्लस वी टी डैश रह जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसको तो हमने एलसीएम में ले लिया। ठीक है, अब देखो t इज इक्वल टू, इसको ना मल्टीप्लाई कर लो, टी डैश माइनस वी स्क्वायर टी डैश बाय सी स्क्वायर प्लस वी एक्स डैश बाय सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी डैश बाय सी स्क्वायर, और ये सारा फैक्टर फिर से डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पे। ठीक है सब लोग, तो हम से डेरिवेशन करनी पड़नी है, सीखनी पड़नी है। नेक्स्ट क्या होगा आओ देखते हैं। ये देखो माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टी डैश और प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टी डैश, ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास जो टाइम की इक्वेशन बची वो क्या बचेगी? टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। कॉल इट इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम दे रहा हूँ। वैसे तो मैं इसके एंड पे इमेजेस भी साथ लगा दूंगा सारी डेरिवेशन के। अब देखो इसका भी डर खत्म करते हैं। टी डैश की इक्वेशन क्या थी? टी प्लस वी एक्स बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। कितना फर्क पड़ा? अब ये डैश खत्म होके इधर चला गया है और इधर चला गया है, तो हमारे पास ये जो टी की इक्वेशन है ये इतनी सी चेंजिंग के साथ बनी है कि हम दूसरे फ्रेम में जाकर टाइम को ऑब्जर्व करने लग गए। तो मैं अब यहाँ पर जो दो इक्वेशंस हाईलाइट कर रहा हूँ इस फ्रेम में, ये दोनों इक्वेशंस कहलाती हैं इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो मैं दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके एक ही फ्रेम में लिख देता हूं दोबारा। तो बच्चों अगर हम समराइज करें अब लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को, तो हमारे पास लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यानी एक्स डैश मूविंग फ्रेम की जो ऑब्जर्वेशन है वो है एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और टी डैश की जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास है टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ऑन द अदर हैंड जो इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है यानी जो ऑब्जर्वेशन बाय स्टैटिक ऑब्जर्वर है, तो x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमारे पास जो t की ऑब्जर्वेशन है वो है t डैश प्लस वी एक्स डैश बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो बच्चों इससे आगे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज का। मिसाल के तौर पे कोई एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल मूव कर रहा है इन एक्स एक्सिस, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी को जब हम मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसे ऑब्जर्व करेंगे वी एक्स डैश विच विल बी इक्वल टू डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय डी टी डैश।
और अगर उसी पार्टिकल की वेलोसिटी को हम एक स्टेशनरी फ्रेम में से ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसे ऑब्जर्व करेंगे एज vx, जो बराबर होगा dx बाय dt के। तो अब वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनाने के लिए बहुत सिंपल सा काम है। तो बच्चों, ये जानने के लिए कि मूविंग फ्रेम वेलोसिटी को कैसे ऑब्जर्व करेगा, हमें बेसिकली फाइंड करना है vx डैश, और vx डैश जो होगा ये हमारे पास बराबर होगा dx डैश डिवाइडेड बाय dt डैश के। दूसरी तरफ जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा वो परसीव करेगा वेलोसिटी vx, और वो बराबर होगा dx बाय dt के इक्वल। अब आपको देखें, इक्वेशन से समझ आनी चाहिए कि यहां पर आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस यूज करेंगे, तो यहां पर आप इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस यूज करेंगे। तो हम दोनों को पैरेलल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हमें vx डैश फाइंड करना है तो हम पहले लिखेंगे x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, ठीक है। और हम लिखेंगे t डैश इज इक्वल टू t माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। अब हम दोनों इक्वेशंस पे डिफरेंशियल्स अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा dx डैश इज इक्वल टू dx माइनस वी dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, और ये बनेगा dt डैश इज इक्वल टू dt माइनस वी डी एक्स बाय सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। सिमिलरली अब आगे हम चलते हैं और आगे इन दोनों वैल्यूज को आपस में करते हैं डिवाइड। तो वी एक्स डैश could be found by dx डैश डिवाइडेड बाय dt डैश, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं अगर हम, तो ऑब्वियस है कि मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये दोनों फैक्टर्स तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो इनके बगैर हम इक्वेशंस को लिखते हैं dx माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाय dt माइनस वी डी एक्स बाय सी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाओ। सिंप्लीफाई ऐसे कर लो कि ऊपर वाली इक्वेशन तो dx माइनस वी डी टी लिखी रहेगी, लेकिन नीचे से dt को निकालते हैं कॉमन, ये बन जाएगा 1 माइनस वी डी एक्स बाय डी टी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर्ड, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकली जागते रहना होगा आपको। अच्छा जी, इसके बाद वी एक्स डैश इज इक्वल टू, इस dt को ऊपर दोनों पे डिवाइड कर देते हैं, dx बाय dt माइनस वी डी टी बाय डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी डी एक्स बाय डी टी और होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों, आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई है वी एक्स डैश की, दैट डी एक्स बाय डी टी को हम लिख सकते हैं वी एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। यहां पर मैंने सिंपली मैं बताता चलूं कि मैंने वी एक्स को डी एक्स बाय डी टी की जगह पे रिप्लेस किया। तो ये वो वेलोसिटी है जो परसीव करेगा कौन सा ऑब्जर्वर, मूविंग ऑब्जर्वर। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास वो वेलोसिटी जो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने परसीव करनी है। चूंकि इसमें x और t रिक्वायर है, तो x की वेलोसिटी इक्वेशन, x की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और t की इक्वेशन हमारे पास क्या है, t डैश प्लस वी एक्स डैश बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सेम उसी तरह डिफरेंशियल्स अप्लाई कर देते हैं, dx इज इक्वल टू dx डैश प्लस वी डी टी डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और इधर हम dt अप्लाई करते हैं तो dt डैश प्लस वी डी एक्स डैश बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब हमें वी एक्स फाइंड करने के लिए ऑब्वियस है कि डी एक्स को डी टी पे डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं बता दूं कि ये दोनों फैक्टर्स तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इनके बगैर इक्वेशन क्या बनेगी, डी एक्स डैश प्लस वी डी टी डैश डिवाइडेड बाय डी टी डैश प्लस वी डी एक्स डैश बाय सी स्क्वायर। अगेन
डूइंग द सेम सिंप्लीफिकेशन वी एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बच्चों डी एक्स डैश। अब मैं एक स्टेप जरा एडवांस कर रहा हूं, डी टी डैश प्लस वी डी टी डैश बाय डी टी डैश डिवाइडेड बाय, चूंकि यहां वाला डी टी हमने कॉमन निकाल लिया और मैंने डायरेक्ट एक स्टेप कर दिया, बन जाएगा 1 प्लस वी डी एक्स डैश बाय डी टी डैश डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो अब देखो हमारे पास क्या बन रहा है, वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डैश बाय डी टी डैश इज वी एक्स डैश प्लस ये सिर्फ v बचेगा और ये डिवाइड किससे हो रहा है, 1 प्लस वी एक्स डैश divided by c square, so that is the velocity perceived by the stationary static observer। अब आपने देख लिया कि v x dash और v x की velocities, तो ये दो observations तो हमने निकालनी velocities की, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आखिर v y dash जो है उसकी ये इक्वेशन किस तरीके से बनती है, दैट vy अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1 माइनस बी वी एक्स बाय सी स्क्वायर, एंड सिमिलरली हाउ वी विल मेक इट फॉर वी जेड। तो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिंपली सॉल्व, तो अगर आपको वी वाई डैश फाइंड करना है तो फिर यू नीड टू फाइंड डी वाई बाय डी टी डैश। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि वाई के ऊपर डैश क्यों नहीं लिखा, तो स्टार्ट में हमने क्या कंसिडरेशन देखी थी कि y जो है वो y डैश के इक्वल है, क्योंकि फ्रेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में मूव कर रहा है। तो मैं इसको सिंपल वी वाई या डी वाई भी लिख सकता हूं, क्योंकि y डैश जो है वो y से रिप्लेस हो सकता है। और दूसरी तरफ जो डी टी डैश है इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने फाइंड की, दैट वाज डी टी माइनस वी डी एक्स बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो सिर्फ और सिर्फ इस डी टी डैश की इक्वेशन यहां पर रिप्लेस करनी है, इसको यहां पर रिप्लेस करते हैं, वी वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय डी टी माइनस वी डी एक्स बाय सी स्क्वायर, और ये फैक्टर जिसको हमने डिनोमिनेटर में लिखना है इसको यहां की बजाय हम ऊपर ले जाकर लिख देते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब देखो वी वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां से डी टी कॉमन लेते हैं, ये 1 माइनस वी डी एक्स बाय डी टी बनेगा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब क्या होगा, इस डी वाई को इस डी टी पे कर देते हैं डिवाइड। जब हम इसको यहां पे डिवाइड करेंगे बच्चों तो वी वाई डैश की इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, डी वाई बाय डी टी साथ आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, अब ये जो डी एक्स बाय डी टी है इसको वी एक्स लिख दो बाय सी स्क्वायर, और फाइनली वी वाई डैश की इक्वेशन क्या बन रही है, वी वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। सेम यही डेरिवेशन आपने रिपीट करनी है एंड यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ वी जी डैश इक्वल्स टू वी जी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1 माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। So that is all about Lorentz transformation.